सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक हेलो हेलो हेलो, हाँ जी 1 2 3 माइक चेक। हेलो 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 हेलो, हाँ जी 1 2 3 माइक चेक। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावें हस कहि श्रीपति कंठ लगावें सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके कहते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे
सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हेलो, हाँ जी, हेलो 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 हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, की हाल चाल जी? ओ वधिया हो सारे। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे यारों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग कनिक, गुड मॉर्निंग कशिश, गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग मनीष, गुड मॉर्निंग तनु, गुड मॉर्निंग प्रशांत, गुड मॉर्निंग तन्वी, गुड मॉर्निंग आर्ची, गुड मॉर्निंग दिव्यांश, गुड मॉर्निंग जी, की हालचाल? सुबह सुबह ठंड का टाइम हो रहा है और तुम उठ के आगे हो, तुम्हें शर्म कौन नहीं आती? तुम्हें नींद वींद नहीं आती क्या? बच्चा कह रहा है नींदें उड़ी पड़ी हैं गाबा सर। नींद आए तो बताएं आप,
पता नहीं, नींद ही नहीं आ रही, लेटते हैं तो नींद नहीं आती, ख्वाबों में सोचते रहते हैं क्या करें। हाय, डर लगना स्टार्ट हो गया। बड़ी दिक्कत वाली बात होगी का बस। कई बार तो पढ़ने का मन ही नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हो ही नहीं पाएगा, हमारे बस का ही नहीं है काबा सर। ये मोटिवेशन कैसे लेकर आए कि हम भी कुछ कर सकते हैं? ये तुम्हें तो लाना पड़ेगा मोटिवेशन मेरे यारों, क्योंकि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम अपने आप को कम समझ रहे हो, मैं बता रहा हूं सर। जब भी तुम लगे कि तुम निराश हो, जब भी तुम लगे डिमोटिवेटेड हो, जब भी तुम्हें लगे तुम्हारा करने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ उस बात को इमेजिन करना कि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा और जब तुम पास हो जाओगे, जब तुम उछल के जंप मारोगे और यस बोलोगे और अपने पेरेंट्स को हक करोगे, वो खुशी तुम्हें लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। वो तुम्हें हमेशा मोटिवेट करेगी पढ़ने के लिए। तो उस खुशी के लिए पढ़ना है, देखना तुम्हें कितना मजा आएगा जी। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। आजो आजो आजो, डर लग रहा है, ओ डर लग रहा है जी, डर लग रहा है। आ जाओ जी फटाफट से आ जाओ। तो आज हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं पीजीबीपी के। तो कल हमने टोटल इनकम वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे जी, है ना। कल हमने टोटल इनकम वाले सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो टोटल इनकम वाले क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आज जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन करने हैं पीजीबीपी के। आज हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब दो अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं। पहले तो सारे बच्चे कसम खाओ, बोलो। यहाँ सारे बच्चे लाइव चैट में लिखो, इस टाइम भगवान भी सामने बैठे हैं, ठीक है। देखो मेरे सामने मंदिर है, ये भगवान जी बैठे हैं, ठीक है। तो भगवान जी के सामने हम भगवान जी को साक्षी मान के कसम खा रहे हैं। भगवान जी को साक्षी मान के हम कसम खा रहे हैं, बोलो। ऐसे आगे हाथ करो, ऐसे आगे। बेटा भगवान देख रहा है, जिस भी भगवान को तुम मानते हो ना, मतलब भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान मान लो किसी भी गुरु या किसी भी भगवान को तुम मानते हो, अल्लाह अकबर, किसी को भी अगर तुम मानते हो, ऐसे हाथ आगे करो और बोलो, मैं कसम खाता हूं। बोल लेना लायक, क्या हो गया? बोलो, मैं कसम खाता हूं कि कल, कल मतलब 13 तारीख, कल मतलब 13 तारीख, कल मतलब 13 तारीख इनकम टैक्स का मॉक टेस्ट मैं बिना देखे कंप्लीट करूंगा। मैं उसको ऐसे मान के चलूंगा कि जैसे वो मेरा पेपर है, ठीक है। और परसों यानी 14 तारीख, 14 तारीख को मैं जीएसटी का मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट करूंगा जैसे कि वो मेरा पेपर है। तो ये दो मॉक टेस्ट मेरे तैयार हो चुके हैं बन के, ठीक है। ये दो मॉक टेस्ट मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। तो कल एक मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा, परसों एक मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा। और मॉक टेस्ट जो मैं डालूंगा, आप ये मान के चलो कि अप्रोक्सीमेट कितने बजे डालूं, बताओ कितने बजे मॉक टेस्ट डालूं, बताओ। जिस टाइम तुम बोलोगे उस टाइम मैं सभी टेलीग्राम, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा जी। बताओ कितने बजे डालूं जी, कितने बजे डालूं? जो एमसीक्यूज वाले बच्चे हैं, एमसीक्यूज का मैं अलग बना के दूंगा जी, एमसीक्यूज का मैं अलग बना के दूंगा। जो मैं कल दूंगा वो डिस्क्रिप्टिव वाला है, अगर हो सके तो वो सारे ही सोल्व करना जी। कई बच्चे कह रहे हैं 2 बजे, कई बच्चे कह रहे हैं 11 बजे, ठीक है जी, परफेक्ट टाइम है। फिर ऐसा करते हैं 11 बजे को हम लॉक करते हैं जी, ठीक है जी, 11 बजे हम लॉक करते हैं, ठीक है। तो कल 11 बजे सुबह आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप है, कल 11 बजे इनकम टैक्स का मॉक टेस्ट आएगा। आप ये मान लो कल 11 बजे आपका एग्जाम है, ठीक है। या ऐसा करो 2 से 5 का टाइम रखें, जो पेपर का टाइम है, जो पेपर का टाइम है 2 से 5 का, वो टाइम रखें। बोलो क्या कहते हो? 2 से 5 का सही हो जाएगा बिल्कुल। मतलब तुम्हें पता भी लग जाएगा कि तुम्हारा पेपर कितने देर में कंप्लीट हो रहा है। और ऐसा करूंगा मैं तुम्हें 15 मिनट पहले डाल दूंगा 1:45 पे, 15 मिनट रीडिंग टाइम। और 2 बजे करने बैठ जाना सारे के सारे बच्चे, और फिर चेक करना कि तुम्हारा कितने बजे तक खत्म हो रहा है जी। डन? चलो इसको लॉक करते हैं फिर, ठीक है जी। तो कल मैं 1:45 पे डाल दूंगा, कल मैं 1:45 पे डाल दूंगा। अपना शीट वीट लेके बैठ जाना, कसम लगे। देखो मैं बता रहा हूँ सर, यूट्यूब पे लाइव हूँ, इस टाइम मेरी जुबान पे सरस्वती माता बैठी है। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि हे भगवान, जितने भी आज तक अगर मैंने कोई अच्छा कर्म किया है, और अगर मैंने अच्छा कर्म किया उसका फल मुझे मत देना, ये मैं दिल से बोल रहा हूं। कल जो बच्चा मॉक टेस्ट ऑनेस्टी से देगा, पेपर की तरह मान के देगा, मेरे अच्छे कर्मों का फल भगवान जी उसको दे देना। बस अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है?
ठीक है, बट उसको देना भगवान जी जो ऑनेस्टी से दे, जो 3 घंटे लगातार बैठ के दे, जो बीच में उठे ना, जो नोटबुक ना खोले, जो खुद करने की कोशिश करे, ये उसको आपने फल देना है। चाहे कितना सही होगा मैटर नहीं करता, बट उस बच्चे, हर एक बच्चे को फल देना जो 3 घंटे कल ऑनेस्टी से बैठ के पेपर देगा। ये मैंने बस भगवान से मांग लिया जी। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया जी। तो कल मैं 1:45 पे डालूंगा, 1:45 में मॉक टेस्ट डालूंगा, 15 मिनट पढ़ने का टाइम होगा, 2 बजे आप देंगे। और दूसरी अनाउंसमेंट यही है कि प्री एग्जाम मैराथन, वो मैं आपको बता दूंगा, प्री एग्जाम मैराथन मेरी आने वाली है, तो उसका टाइमिंग क्या होगा वो आपको बता दूंगा। बाकी 2 मॉक टेस्ट है बैक टू बैक, कल इनकम टैक्स का और परसों जीएसटी का मॉक टेस्ट होगा। और मैं एमसीक्यूज का भी बना के दूंगा, तो एमसीक्यूज जिनके एग्जाम हैं ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे, वो एमसीक्यूज भी करेंगे और साथ में डिस्क्रिप्टिव भी करने की ट्राई करेंगे। बाकी जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं या सीए और सीएमए इंटर वाले बच्चे हैं, तो आपको तो डिस्क्रिप्टिव भी करना है। और ध्यान रखना, अगर वो सोल्व कर लेते हो तो आप ये मान लो कि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। उसके सॉल्यूशन मांगने मत बैठ जाना, बस उसके सॉल्यूशन मांगने मत बैठ जाना, क्योंकि सॉल्यूशन जब मैं 16 तारीख को यूट्यूब पे लाइव आऊंगा तब डिस्कस करेंगे। कहीं बार बार मैसेज करो, सॉल्यूशन दे दो, ये कर दो, मेरे को मैच करने हैं, तो वो मैं मैच कराऊंगा, वो मैं मैच कराऊंगा 16 तारीख को, ठीक है ना। तो 16 तारीख से पहले सॉल्यूशन मत मांगना, अपना टेस्ट दे के रख लेना, फिर 16 को चेक करना कि तुम्हारे 100 में से कितने नंबर आए हैं जी। ठीक है जी, चलो डन, लोग करें इसको जी। क्या इसको लोग कर सकते हैं? चलो जी, अब बाकी आपकी ऑनेस्टी है जी। जो जो बच्चा एक्चुअल में पास होना चाहता है वो कल का मॉक टेस्ट देगा, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है सर। फिर ये मत कहना कि सर हमने आपकी बात सुनी नहीं थी या इन चीजों से कुछ नहीं होता, हम इन चीजों पे विश्वास नहीं करते। बट मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत बड़े लिए हुए हैं और आपसे थोड़े से मैंने ज्यादा ही एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो मैं बता रहा हूँ सर, मैंने दिल से आपको बोला है, जो कल बच्चा ऑनेस्टी से मॉक टेस्ट देगा उसका रिजल्ट चेक कर लेना, उसका रिजल्ट कितना बढ़िया आएगा। बट वो डिपेंड करता है आपकी ऑनेस्टी के ऊपर कि आप अपने प्रति कितने ऑनेस्ट हो, ये बहुत मैटर करता है, बस ये पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स में जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है पीजीबीपी का जी। आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे और आज हम पीजीबी वाला टॉपिक हम पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद फिर मैंने कहा था कल और परसों आपका मॉक टेस्ट है, 15 संडे को हमारी कोई क्लास नहीं होगी, 16 तारीख को मैं वापिस आऊंगा, 16 तारीख को मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे और 16 तारीख को हो सकता है कि आपकी डबल क्लास हो, फिर एक क्लास में हम कैपिटल गेन के क्वेश्चन भी करेंगे। फिर 17 और 18 को भी आपकी क्लास होगी, फिर 19 से कोई क्लास नहीं होगी आपको, 19 से 25 तक, 19 से 25 कोई क्लास नहीं है। फिर मैं प्री एग्जाम मैराथन लूंगा, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले मैराथन लूंगा और तब आपके एग्जाम होंगे सीएस वाले बच्चों के। उसके बाद फिर सीए वाले बच्चों की क्लासेस जो होंगी वो अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे लाइव चलती रहेंगी, बस ये पर ध्यान दो। स्नेहा पीडीएफ में डाल दूंगा ये वाला, ठीक है। चलो अब सारी बातें क्लियर हो गई बिल्कुल, अब कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल पक्का पक्का ना। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब एक इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को फटाफट मेरे को सोल्व करके बताओ। इसने एक तो मुझसे मांगा है डेप्रीसिएशन और एक कह रहा है एडिशनल डेप्रीसिएशन बताओ असेसमेंट ईयर 24-25। इफ एक्स हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर शिफ्टिंग आउट, शिफ्टिंग आउट का मतलब क्या है, उसने नॉर्मल स्कीम ली है, नॉर्मल स्कीम ली है। एज्यूम ऑल द एसेट वर परचेज बाय अकाउंट पे चेक। अब एक तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन बताना है और एक एडिशनल डेप्रीसिएशन बताना है। अब बताओ इसका आंसर क्या निकल के आएगा, बस ये बताओ। आपके सामने क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाएगा, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या निकल के आएगा कि एडिशनल कितना होगा और नॉर्मल कितना होगा। सारे बच्चे बताओ जी, पहले मुझे ये बताओ। अच्छा, नॉर्मल और एडिशनल में डेप्रीसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क है? आप सब जानते हो कि ओल्ड में एडिशनल भी मिलता है, नॉर्मल भी मिलता है। बट अगर मैं मान लो डिफॉल्ट स्कीम लेता हूं या न्यू रिजिम लेता हूं, उस केस में नॉर्मल तो मिलता है बट मुझे एडिशनल नहीं मिलता। तो उसने बोला ओल्ड स्कीम ली है। ओल्ड का मतलब क्या कि मुझे नॉर्मल भी कैलकुलेट करना है और मुझे एडिशनल भी कैलकुलेट करना है। बस ये पर ध्यान देना कि मुझे दोनों कैलकुलेट करके चलने हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब एक बार चेक करना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सारे के सारे बच्चे आप मुझे सोल्व करके बताओ। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसमें नॉर्मल और एडिशनल मुझे दोनों निकाल के बताने हैं, बस ये पर ध्यान दो। नॉर्मल और एडिशनल मुझे दोनों निकाल के बताने हैं।
सर 12,90,000 पे नॉर्मल प्लस में एडिशनल, 8 4 12 1290। एक बार चेक करना आपने 1290 किस तरह से निकाला है जी। पहले मेरे को ये बताओ, ओपनिंग बैलेंस प्लांट मशीनरी का है और 1/4 का WDV 31 मार्च आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन तो 30 लाख है। फिर न्यू मशीनरी परचेज की आपने, पुट टू यूज किया 8 जून को, तो 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया। न्यू प्लांट मशीनरी एक्वायर की है आपने, पुट टू यूज किया 15 दिसंबर को, तो इस पे मिलेगा हाफ, और कंप्यूटर पे तो 40% मिलेगा। तो अगर कंप्यूटर की बात करूंगा, कंप्यूटर पे एडिशनल तो मिलेगा नहीं, कंप्यूटर पे सिर्फ नॉर्मल मिलेगा, तो इसका तो मैं 40% पहले निकाल लेता हूं। तो ये तो मेरा हो गया 1,20,000 पे, ये मेरा हो गया कंप्यूटर का। फिर अब बात करते हैं, पहले निकालते हैं नॉर्मल। अब 30 और 20 50 लाख। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 50 लाख की, तो 50 लाख का 15%, एक तो 7.5 लाख रुपए ये हो गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन। उसके बाद 8 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए का 7.5%, ये सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। तो 8 लाख रुपए का 7.5% ये आ गया 60,000 रुपये, तो ये हो गया 8,10,000 रुपये। ठीक है, 8,10,000 रुपये हो गया। उसके बाद फिर एडिशनल की बात करो। अब एडिशनल इस पे मिलेगा, एडिशनल इस पे मिलेगा, इस पे जो एडिशनल है, इस पे एडिशनल जो मिलेगा वो पूरा मिलेगा। तो 20 लाख रुपए का 20%, ये हो गया 4 लाख रुपए। और यहाँ पे अगर बात करता हूँ, यहाँ पे 8 लाख रुपए का 10%, ये कितना हो गया 80,000 रुपये। तो 4,80,000 रुपये। तो टोटल मिला के डेप्रीसिएशन जो हो गया वो 12,90,000 रुपये हो गया, इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रीसिएशन। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर की बात करूंगा, तो अच्छा कंप्यूटर 2 जनवरी का है, तो इस पर मिलेगा हाफ, तो फिर यहाँ पर मिलेगा आपको 20% मिलेगा जी। तो इस पे 20% मिलेगा, तो इस पे 60,000 रुपये का डेप्रीसिएशन जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं, बस ये पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी। तो ये इसका आंसर निकल के आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का एक बार चेक कर लो यहाँ पे जी। तो अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे 60, ये 1290 और ये 60,000 पे, ये आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है। और ये आपकी प्रेजेंटेशन है जी, ये आपकी प्रेजेंटेशन है। देखो इस तरह से टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन होगी, आपको इसके वर्किंग नोट बना के आने पड़ेंगे कि किस तरह से आपने डेप्रिसिएशन निकाला है, बस ये पर ध्यान दो। डन, लोग कर दो इसको, नहीं पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल, मतलब टेक्निकल है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। चेक करो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ धवल कमेंस प्रैक्टिस एंड हैज एक्वायर्ड द फॉलोइंग एसेट इन द ऑफिस ड्यूरिंग 23-24 at the cost shown against each item. Calculate the amount of depreciation that can be claimed from his professional income. Assessment year 24-25. Assume that all the assets were purchased by way of account pay check. अब ये सारी के सारी अकाउंट पे चेक से आपने परचेस की है। अब यहाँ पे ये सारी के सारी एसेट्स आपको दे रखी है। अब एक बार चेक करना यहाँ पे क्या लिखा है। कह रहा है कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 27 सितंबर को लिया, 1 अक्टूबर को पुट टू यूज किया, 35,000 रुपए किया। ठीक है। कंप्यूटर यूपीएस 2 अक्टूबर को एक्वायर किया, 8 अक्टूबर को पुट टू यूज किया। ठीक है। अच्छा 8 अक्टूबर को पुट टू यूज किया, तो यूज इसका लेस देन 180 डेज है। अगर मैं इसके यूज की बात करता हूं, यूज जो है वो कितना है, लेस देन 180 डेज जो है इसका यूज है। फिर कंप्यूटर प्रिंटर यहां पे एक्वायर किया, यहीं पे यूज किया, तो 180 डेज से ज्यादा है। फिर बुक्स की बात करूंगा, अब बुक्स चाहे एनुअल पब्लिकेशन वाली हो चाहे वो कोई भी हो, 40% में कवर होती है बुक्स, तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल, तो यहां पर भी लेस देन 180 की बात नहीं है। फिर बात करूंगा ऑफिस फर्नीचर, तो ऑफिस फर्नीचर वाले केस में 1 अप्रैल 1 अप्रैल, तो ऑफिस फर्नीचर वाले केस में रेट कितना है, 10% है। फिर बात करूंगा लैपटॉप, अब लैपटॉप 26 सितंबर 8 अक्टूबर, तो ये भी आपने यूज किया लेस देन 180 डेज। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरे को सारे के सारे बच्चे बताएं। पहले तो यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन की। अब ये कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 35,000 रुपए, तो इस पे तो मिलेगा पूरा का पूरा 15%। इसके बाद इस पे मिलेगा हाफ, सॉरी 15% कह रहा हूँ, इस पे मिलेगा पूरा का पूरा 40%, यहाँ पे पूरा का पूरा फुल मिलेगा 40%। ठीक है। इस पे जो मिलेगा, इस पे मिलेगा हाफ, हाफ कितना मिलेगा 20%। ठीक है। उसके बाद अगली बार यहाँ पे प्रिंटर है, तो इस पर पूरा का पूरा मिलेगा 40%, क्योंकि आपका 180 डेज है उससे ज्यादा है।
फिर बुक्स वाले केस में यहाँ पर पूरा का पूरा 40% मिलेगा। फिर फर्नीचर वाले केस में यहाँ पर कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। और यहाँ लैपटॉप वाले केस में कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। अब चेक कर लो टोटल आपका डेप्रीसिएशन जो है वो कितना निकल के आएगा जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे चेक कर लेना कितना निकल के आएगा। तो एक बार कैलकुलेशन करते हैं। 35,000 रुपये का 40%, उसके बाद 8500 का 20%, उसके बाद 12,500 का 40%, उसके बाद फिर 13,000 रुपये का यहाँ पे 40%, फिर 3 लाख रुपए का यहाँ पे आएगा 10%, फिर 43,000 रुपये का 20%। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 64,500 टोटल आएगा। देखो 64,500 रुपये का डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो 64,500 रुपये का डेप्रिसिएशन आएगा। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा आप देख रहे हो मतलब अब कितना स्मूथली हो गया। मतलब एक टाइम पर जो मुझे लगता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सबको लगता होगा, बट मुझे लगता है कि एक टाइम पर पीजीबीपी से कई बच्चों को खौफ लगता होगा। मतलब खौफ इन सेंस यार क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन होगा कैसे, स्टार्ट कैसे होगा। और आप अगर आप अब थोड़ा सा देख पा रहे हो आप में चेंजेस आ चुके हैं, आप में थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं। क्वेश्चन होना या ना होना एक अलग मैटर है, बट क्वेश्चन पकड़ते हुए तुम डर नहीं रहे कि हाँ भाई हमसे कुछ होगा ही नहीं। थोड़ा बहुत तुम हाथ पैर चला सकते हो, प्रोविजन तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुके हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ रहा होगा कि हाँ अगर क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा बहुत हम कुछ ना कुछ तो करके आएंगे पक्का पक्का। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुझे आंसर देंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 और मुझे आंसर दो। फर्नीचर पर एडिशनल नहीं मिलता जी, सिर्फ नई प्लांट मशीनरी पर मिलता है। सिर्फ और सिर्फ नई प्लांट मशीनरी पर एडिशनल मिलता है और किसी पर नहीं मिलता जी, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो सारे बच्चे जल्दी जल्दी जल्दी। सर मैंने नहीं करना, ये तुमने करना है भाई, ध्यान रखना। ये जो पक्का पास सीरीज वाली क्लासेस है ना, ये तुम्हारे एफर्ट्स हैं कि तुम्हें खुद करके देखना है कि क्वेश्चन कैसे होंगे जी। चलो अब यहाँ पे चेक करो फटाफट से क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मिस्टर गामा ए प्रोप्राइटर स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स फॉर मोटर व्हीकल ऑन 1/1/23। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज सेट अप 1 मई 23। ही कमेंस हिज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन 1 जून 23। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी इन यूनिट 120 करोड़ रुपए। सेट प्लांट मशीनरी इंक्लूड सेकंड हैंड जो मशीनरी है वो 20 करोड़ की है। एंड न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट जो है 15 करोड़ की है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट 24-25। एज्यूम द ऑल द एसेट परचेज बाय काउंटी चेक। और मिस्टर गामा ने जो है मिस्टर गामा ने शिफ्ट आउट किया है डिफॉल्ट स्कीम से, मतलब उसने ऑप्शनल स्कीम ली है। अब बताओ इस केस में क्या करना है जी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे बताओ इस केस में तुम सारे के सारे बच्चे क्या करोगे, जल्दी बताओ जी। भाई सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है भाई, यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपकी निकल के आ रही है 120। अब 120 आपकी टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है, तो 120 में से पहले तो साइंटिफिक रिसर्च वाली 15 माइनस कर दो, क्योंकि उस पर तो पूरी डिडक्शन मिलेगी, उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो आपको मिलना ही नहीं है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे 15 बाहर निकाल दिया, अब कितना बच गया 105। अब 105 पे नॉर्मल तो मिलेगा ही मिलेगा, एडिशनल किस पे मिलेगा वो बात एक अलग है, बट सेकंड हैंड पे भी नॉर्मल तो मिलता ही है। तो 105 का अगर मैं 15% निकालूंगा, तो 105 का अगर मैं 15% निकालूंगा तो साहब ये निकल के आ रहा है 15.75। ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है। अच्छा अब एडिशनल की बात करो। अब 120 में से 15 साइंटिफिक रिसर्च वाला तो बाहर है, और जो 20 लाख रुपए 20 की ओल्ड है उसको भी यहां से बाहर निकाल दो, क्योंकि ओल्ड पे भी एडिशनल नहीं मिलेगा। तो 120 में से अगर 35 चले गए तो कितना हो गया 85 हो गया। अब 85 का यहाँ पे 20% निकाल दो, कितना आएगा जी। अगर मैं 20% निकालूंगा तो कितना आएगा 17। अब 17 प्लस में 15.75,
तो ये हो गया 32.75, ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। अब बताओ इसमें दिक्कत क्या आ रही है जी। ठीक है जी, तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 32.75, ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है। बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको लॉक कर सकता हूं जी? सारे बच्चे बताओ, क्या इसको लॉक कर सकता हूं जी? सर एक ही एसेट पे नॉर्मल एंड एडिशनल दोनों लग सकता है ना? अगर वो एडिशनल, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 जी। 20% ओल्ड हो सकता है ना? 20% ओल्ड वो 35 AD वाली में होता है। एडिशन, अरे नालायक, वो 20% जो ओल्ड की बात कर रहे हो वो 35 AD में है, और वो नई एसेट की वैल्यू में हो सकता है। ठीक है ना? यहाँ तो ओल्ड मशीनरी की अलग वैल्यू है, तो ओल्ड की अलग वैल्यू है, उसमें वो वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है जो तुम लगाने की कोशिश कर रहे हो रोहित। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ। तो 15.175 और 1732.175 आपको डेफिनेशन मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, ये रहा हमारा क्वेश्चन। लो जी, अब ये इलस्ट्रेशन पे आओ जी, ये इलस्ट्रेशन पर आओ। अब ध्यान से पढ़ना, इलस्ट्रेशन क्या है। मिस्टर ए, पहली बात, मिस्टर ए कौन है? इंडिविजुअल है। ए कौन है? इंडिविजुअल है जी। सर एग्जाम में नोट डिटेल में लिखने हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट वर्किंग नोट बनाने जरूरी है जी। मैं ना एक क्लास आने के बाद, जब मैं 16 तारीख को घर से वापस आऊंगा, तो 16 या 17 को ना मैं एक क्लास रखूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी होगी, कि हाउ टू प्रेजेंट टेक्स्ट पेपर इन एग्जाम। क्योंकि थोड़ा सा ना देखो, ऐसा नहीं है भाई मैं भी पढ़ा लिखा हूँ यार, मैं भी सीए हूँ, और मेरे सीए फाइनल में टेक्स्ट में अच्छे खासे नंबर आए थे, और वो किस वजह से आए थे? वो आए थे प्रेजेंटेशन की वजह से। क्योंकि देखो आपको जो एज मिलेगा ना, आपको जो एज मिलेगा दूसरों से, अब दूसरों से एज कब मिलेगा? अगर आपकी आंसर के साथ में प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। तो थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन करनी कैसे होती है, वर्किंग नोट लिखने जरूरी है या नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी है, जब मैं आऊंगा घर से तो आपको बताऊंगा जी। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन बड़ा फटाफट से। मिस्टर ए है, फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 35 वाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर हेड पीजीपी। अब वो कह रहे हैं कि अगर उसने डिफॉल्ट रिजीम ली है तो बताओ क्या होगा। अगर उसने डिफॉल्ट रिजीम ली है, उसके बाद अगर उसने डिफॉल्ट रिजीम नहीं ली, ऑप्शनल स्कीम ली है, तो क्या होगा जी? मतलब उसने दो बातें बोली, अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है तो क्या होगा, अगर ऑप्शनल स्कीम ली है तब क्या होगा। इन दोनों केस में वो आपसे पूछ रहे हैं। अब वो पहला कह रहे हैं, अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव इंस्टीट्यूट फॉर साइंस बेंगलोर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये पता किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 35(1)(2) की, कि जो इंस्टीट्यूट अप्रूव है, अगर आपने उसमें पेमेंट की है, मतलब डोनेशन दी है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये नॉर्मल स्कीम में तो है, बट डिफॉल्ट स्कीम में नहीं है जी। अब नॉर्मल स्कीम में है, डिफॉल्ट स्कीम में नहीं है, तो मतलब यहाँ पे बात करता हूँ नॉर्मल स्कीम में, यहाँ पे बात करता हूँ डिफॉल्ट की। अब डिफॉल्ट में तो नहीं है, नॉर्मल के अंदर पूरा का पूरा 1 लाख रुपए अलाउड है। आगे, अमाउंट पेड टू आईआईटी, आईआईटी मतलब 35(2)(a). आप सब जानते हो 35(2)(a) जो है वो नॉर्मल स्कीम में तो है, बट डिफॉल्ट स्कीम में नहीं है। नॉर्मल स्कीम में तो है, बट वो डिफॉल्ट स्कीम में नहीं है। आगे देखो फिर, अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, a company registered in India which has been main object for scientific research and development as it's approved by prescribed authority। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, दैट इज 35(1)(2)(a). याद है मैंने कहा था जो लोग आईआईटी के पास नहीं जा सकते, जो लोग आईआईटी के पास नहीं जा सकते, वो कुछ कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर उनसे रिसर्च करवाएंगे तो डिडक्शन मिल जाएगी 35(1)(2)(a) की। अब ये भी नॉर्मल स्कीम वालों को मिलेगी, डिफॉल्ट वालों को नहीं मिलेगी। तो नॉर्मल स्कीम पे अंदर पूरा 4 लाख रुपए आएगा, डिफॉल्ट में नहीं आएगा जी। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एज अप्रूव बाय प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च 3 लाख रुपए, कैपिटल खर्चा है 7.5 लाख, उसमें लैंड वाला जो है 5 लाख है, तो लैंड वाला तो बाहर निकाल दो। अब अगर लैंड वाला बाहर निकाल दूंगा तो बाकी जो बचेगा वो कितना बचेगा भाई? अगर मैंने 5 लाख बाहर निकाल दिया तो 2.5 लाख रुपए का बाकी कैपिटल खर्चा जो है वो यहाँ पर बच गया। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, याद करो, वो इन हाउस रिसर्च की बात कर रहा है। मेरे को बताओगे इन हाउस रिसर्च की डिडक्शन किस सेक्शन के अंदर मिलती थी? वैसे नॉर्मल इन हाउस रिसर्च वाली डिडक्शन जो मिलती थी वो मिलती थी सेक्शन नंबर 35(2)(a)(b) के अंदर। इन हाउस रिसर्च की
जो डिडक्शन मिलती थी वो मिलती थी सेक्शन नंबर 35(2)(ab) के अंदर मिलती थी। अब 35(2)(ab) के अंदर डिडक्शन मिलती थी, बट वो मिलती थी कंपनी को, वो सिर्फ कंपनी के लिए होती थी। अब ये इंडिविजुअल है तो कंपनी तो है नहीं ये, तो बच्चा कह रहा है क्या नहीं मिलेगी? मिलेगी। याद करो एक हमने पढ़ा था 35(1)(1) रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो ये जो है ये तो आपका 35(1)(1) में अलाउड हो जाएगा, और ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर 35(1)(4) में ये 2.5 लाख रुपए अलाउड हो जाएंगे। अब ये 35(1)(1) और 35(1)(4) ये जो है ये दोनों स्कीम के लिए एप्लीकेबल होते थे, चाहे डिफॉल्ट हो चाहे ऑप्शनल। तो यहाँ पे 35(1)(1) यहाँ पे 3 लाख रुपए यहाँ पर भी आएगा, 3 लाख रुपए यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पे 2.5 लाख रुपए यहाँ पर भी आएगा, और 2.5 लाख रुपए यहाँ पर भी आएगा। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो डिफॉल्ट स्कीम में तो मिलेगी 5.5 लाख, डिफॉल्ट में तो 5.5 लाख है, और ऑप्शनल में 1 और 2.5 3.5, 3.5 और 4 7.5, 7.5 10.5 11, और यहाँ पे आएगा 13 लाख रुपए की जो डिडक्शन है वो मिलेगी ऑप्शनल स्कीम वालों को। तो अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे आंसर देखते हैं, ये 5.5 लाख रुपए, ठीक है। 5.5 लाख किसकी बात कर रहा है? डिफॉल्ट की बात कर रहा है। और यहाँ पे कितनी आ रही है? 13 लाख रुपए। हमारा पे कितना आया है? 13 लाख रुपए। बताओ दिक्कत क्या है जी? अब ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है इस बार के एग्जाम में तुम्हें 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। इस बार के एग्जाम में जो कमिंग एग्जाम है ये वाला क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकता है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अब बच्चे ने उस टाइम भी कहा था सर क्या 35 की सीरीज के सेक्शन हमें याद करने हैं? मैं आपको बार बार कह रहा हूं यस याद करने। पूरे इनकम टैक्स में और कोई सेक्शन याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो 35 की सीरीज है वो याद करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप क्या करो, उसने आपसे पूछा इस तरह से है कि बताओ, अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें सेक्शन ही याद नहीं है तो कैसे याद होगा कि ऑप्शनल में कौन सी और डिफॉल्ट में कौन सी है? बात समझ पा रहे हो? तो 35(1)(1) और 35(1)(4) ये दोनों के लिए, बाकी 35(1)(2), 35(1)(3), 35(1)(2)(a), 35(2)(a), 35(a)(d) ये सबके लिए जो है ये सिर्फ ऑप्शनल स्कीम वालों के लिए, डिफॉल्ट वालों के लिए नहीं है। प्रशांत वो एक दो बार रिवीजन करोगे ना, एक दो बार रिवीजन करोगे कि ओल्ड में क्या मिलता और न्यू में क्या नहीं मिलता। एक दो बार डेली बेस पे जो मैंने क्लास में बताया हुआ है उसको एक दो बार रिवाइज करो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जी। अब ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई साहब लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है ये आपसे हो नहीं पाएगा, या कर पाओगे? ये क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हाँ नहीं, ये क्वेश्चन करने की ट्राई करोगे नहीं करोगे? जल्दी बताओ फटाफट से। करोगे तो करो फिर, करो जी। इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट बताओ एक बार क्या होगा। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, शिद्दत से पढ़ना जी। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, शिद्दत से पढ़ना, 2 मिनट लगा के पढ़ना, आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी बिल्कुल मत करना जी। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो जी। हाँ जी पढ़ो। सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, 35 की सीरीज इंपॉर्टेंट है जी। सेक्शन 35 की सीरीज इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रीन पूरी कर देता हूँ आपकी, ये लो जी, ये लो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ जी। हाँ जी।
बताओ कितना इसका आंसर आएगा। बोलो 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 बोलो। चलो मैं ही कराता हूँ जी, मैं ही कराता हूँ, मेरे को लग रहा है आपसे हो नहीं पा रहा, तो इसको मैं ही पढ़वाता हूँ और ट्राई करते हैं इसको जी। ठीक है जी। चलो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे किसी का आंसर आया अभी तक? मतलब आप में से किसी का आंसर भी निकला, एक बच्चे का भी? हाँ सीमू कह रही है सर ये वाला नहीं आया, बाकी तो सीमू को तो सारे, बाकी तो सब समझ आता है, बस यही दिक्कत, जो मैंने करने को दे दिया, बस दिक्कत उसी में, बाकी तो सब सर हो जाते हैं। चलो कोई नहीं सीमू, ठीक है। चलो आ जाओ एक बार फटाफट से आ जाओ जी, कोई बात नहीं, आ जाओ इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो जी। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मिस्टर ए पहली बात इंडिविजुअल है, मिस्टर ए पहली बात इंडिविजुअल है। अब मिस्टर ए, हाँ जी, मिस्टर ए commence operation of business of setting up a warehousing facility for storage of food grain, sugar and edible oil 1 अप्रैल 23। ही incurred capital expenditure 80 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 50 लाख रुपए respectively on purchase of land and building during the period of January 23 to March 23 exclusively for the above business, ठीक है, and capitalize the same in its books of accounts as on 1 अप्रैल 23, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लैंड जो उसमें इंक्लूड है वो 50 लाख की है, 40 लाख की है, 30 लाख की है, ठीक है। ही इंकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख रिस्पेक्टिवली फॉर एक्सटेंशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग परचेज एंड यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस, ठीक है। कंप्यूट द इनकम अंडर पीजीबीपी बताओ फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एंड द लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड एज्यूमिंग दैट मिस्टर इज एक्सरसाइज द ऑप्शन शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट की, मतलब उसने नॉर्मल स्कीम ली है एंड वो 35 एडी की सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। और उसने बोला फिर यहाँ पे प्रॉफिट जो आ रहे हैं, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप ए वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, शुगर, एडिबल और बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर 35 एडी जो है वो 16 लाख के हैं, 14 लाख के हैं और 31 लाख के हैं। ऑल्सो एज्यूम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड द पेमेंट आर मेड अकाउंट पे चेक और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, पहले मेरे को सारे के सारे बच्चे बता दो, इसमें सेक्शन 35 एडी में कौन कौन से बिजनेस आ रहे हैं, मेरे को बताओ जी। इसमें सेक्शन 35 एडी में कौन कौन से बिजनेस आ रहे हैं? एक तो 35 एडी में जो बिजनेस इसमें आ रहा है, एक तो बिजनेस जो आ रहा है फूड ग्रेन वाला आ रहा है जी, और एक यहाँ पे शुगर वाला आ रहा है। जो एडिबल ऑयल वाला बिजनेस है ये आपका 35 एडी वाली कैटेगरी में कवर नहीं हो रहा, ये बात तो क्लियर है। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले 35 एडी की बात कर लेते हैं जी, पहले बात करते हैं 35 एडी की। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ फूड ग्रेन की, ये फूड ग्रेन की बात हो रही है, और यहाँ पे बात जो हो रही है वो शुगर की बात हो रही है। अब सबसे पहले यहाँ पे चेक करो इनके प्रॉफिट कितने हैं। यहाँ से प्रॉफिट कितने आ रहे हैं? तो प्रॉफिट कह रहा है कि एक में 16 और एक में 14 लाख रुपए, तो ये तो हो गए 16 लाख के प्रॉफिट और 14 लाख के प्रॉफिट। अब ये बिफोर क्लेमिंग दी डिडक्शन है, इट मीन इसमें 35 एडी की हमें डिडक्शन क्लेम करनी है। अब इसमें से माइनस कर दोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी, अब कितनी मिलेगी जी बताओ। अब उसने बोला जी कैपिटल खर्चा जो है, देखना एक बार चेक करना कैपिटल खर्चा कितना है जी। तो कैपिटल खर्चा की अगर बात करता हूं तो कैपिटल खर्चा आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है, चेक करो। यहाँ पे उसने बोला 80, 60, 50, 80 में से 50 गए लैंड वाले, वो तो बाहर निकाल दो। 60 में से 40 गए, ये बाहर निकाल दो, तो 30 और 20, तो यहाँ पे खर्चा जो डिडक्शन जो है वो 30 लाख है और 20 लाख है। उसके अलावा उसने एडिशनल खर्चा जो किया, एडिशनल खर्चा उसने कितना किया जी? एडिशनल खर्चा जो उसने यहाँ पर किया है वो कह रहा है कि यहाँ पर हमने एडिशनल खर्चा जो किया वो किया 20 लाख रुपए और 15 लाख रुपए।
तो 20 लाख और 15 लाख रुपए एडिशनल खर्चा उसने किए। तो 20 लाख रुपए और 15 लाख रुपए ये खर्चा किए। अब ये तो है डिडक्शन। अब अगर मैं चेक करूंगा 50 लाख खर्चा है, 16 लाख के प्रॉफिट है, तो 50 माइनस में 16, 34 लाख रुपए का मेरे को नुकसान हो रहा है। 34 लाख रुपए का मेरे को नुकसान हो रहा है फूड ग्रेन से। और वहां पर 35 माइनस में 14, 21 लाख रुपए का मेरे को नुकसान यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं चेक करता हूँ इस वाले बिजनेस से 21 लाख रुपए का नुकसान है। ठीक है, तो 34 लाख का नुकसान यहाँ पे है और 21 लाख का नुकसान मेरा यहाँ पे है। ये टोटल मिला के 55 लाख रुपए का नुकसान मेरे को यहाँ पे हो रहा है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, अब ये तो हो गया उन दो बिजनेस से। अब जो अदर बिजनेस है, अदर वाला कौन सा है जी? अदर वाला जो है वो है एडिबल ऑयल वाला। अब यहाँ पे चेक करो जी, अब यहाँ बात करते हैं एडिबल ऑयल वाले केस में क्या है। उसमें प्रॉफिट कितना है जी? प्रॉफिट यहाँ पे आपने देखा था 31 लाख रुपए का प्रॉफिट है उसमें जी। तो 31 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, 31 लाख का प्रॉफिट है माइनस में, अब यहाँ पे डिडक्शन तो पूरी मिलेगी नहीं, यहाँ पर मिलेगा डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन कैसे मिलेगा वो देखो। अब यहाँ 50 में से लैंड वाला बाहर निकाल दो 30, तो 50 में से 30 चले गए, कितने रह गए 20, और 20 में 10 जोड़ दो 30, तो भाई 30 लाख रुपए जो है। अब 30 लाख रुपए का 10% बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 लाख रुपए का हो गया डेप्रीसिएशन। तो 28 लाख रुपए की आपकी पीजीपी की इनकम आ रही है। लो जी, ये 28 लाख रुपए की पीजीपी की इनकम है। ये किस में है? एडिबल ऑयल वाले केस में है। तो ये इसका आंसर बनेगा। बस बताओ क्वेश्चन में क्या है। अब प्रॉब्लम पता है क्या? देखो वही है ना, आप क्वेश्चन पढ़ते हुए घबरा रहते हो कि भाई ये मेरे बस का ही नहीं है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ोगे, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट उसने दिए हुए हैं, खर्चे उसने दिए हैं, अब प्रॉफिट में से खर्चे माइनस करके लॉस आएगा। और एडिबल ऑयल वाले केस में नॉर्मल इनकम है, तो नॉर्मल इनकम वाले केस में यहाँ पर बिजनेस की इनकम निकल के आ रही है जी। 28 लाख रुपए की इनकम आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है जी। एक बच्चा कह रहा है इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस क्यों किया? आप बताओ क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे सर? अगर मेरा बिजनेस 35 एडी का नहीं है और मैं कैपिटल खर्चे कर रहा हूं, तो क्या मुझे डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा? आपको मैंने क्या कहा था कि नॉर्मल कैपिटल खर्चे पर क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन। अब अगर मेरा बिजनेस 35 एडी का है फिर तो बातें अलग है, पर अगर बिजनेस 35 एडी का नहीं है तो जो मैंने कैपिटल खर्चा किया उस पर तो मैं क्लेम करूंगा ना डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे वही तो बात आ रही है, यहाँ पर बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग वाले केस में क्या रेट होगा? 10% रेट होगा। कोई मशीन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर मशीन की बात करता तो 15% की बात होती। बिल्डिंग वाले केस में रेट जो होगा वो 10% होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक बार चेक करो, इसका आंसर एक बार देखते हैं। यहाँ पे देख लो जी, तो ये रहा इसका, ये देखो यहाँ पे तो हो गया आपका 31 में से 3 28 लाख गए, देखो वही। और ये आपका 35 एडी वाला हो गया, ये 16 लाख के प्रॉफिट, ये खर्चा हो गया, माइनस करेंगे, ये नेट आ गया, ये जो हमने यहाँ पे निकाला है जी। और ये लॉस को हम अगली बार के लिए सेट ऑफ करेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये बात ध्यान देना मेरी बात को जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये लो, ये आप खुद करो आप जी। ए यहां से लेके ये लो जी, ये पूरा क्वेश्चन है यहां तक। मैं क्वेश्चन आपको पूरा दिखा देता हूं, ये लो जी। अब ये आप खुद करोगे भाई, ये भी 35 एडी वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, ये आप खुद करने की ट्राई करोगे जी। सर समझ में आ गया, बट क्या कह रहे हो? बस इतना ही था? और कितना था बताओ? और इसमें था क्या? और तो कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब ये 35 एडी वाला क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करो जी।
एक आंसर आ रहा है 45 लाख रुपए पीजीबीपी। माधव का आंसर आया है 45 लाख रुपए पीजीबीपी जी। और बताओ जी। महक का आंसर है 45 लाख पीजीबीपी जी। दो आंसर आ चुके हैं। प्रियंका का भी आंसर है 45 लाख पीजीबीपी की इनकम। तीन आंसर मेरे पास आ चुके हैं। 45 लाख पीजीबीपी की इनकम जी। और बताओ इस आंसर इसके अलावा जी। बोलो 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 बोलो। शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे यारों। हर्ष का भी 45 लाख आ रहा है, निखिल का भी 45 लाख है, यश का भी है, श्रेयस का भी है। और फाइनली अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 45 लाख इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। देखो जी, तो 45 लाख रुपए करेक्ट आंसर है। 25 लाख तुम्हारा प्रॉफिट है। डिडक्शन जो मिलेगी वो 100 लाख की मिलेगी, मतलब 100 लाख की। अब 75 के नुकसान है और तुम्हारा प्रॉफिट एक आ रहा है 120 लाख रुपए का। तो नेट तुम्हारी इनकम जो बचेगी वो 45 लाख रुपए की इनकम बचेगी। ये इसका आंसर निकल के आएगा जी। अब ये एज इट इज क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं जी। ये बात ध्यान देना, ये एज इट इज क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी, डन। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 9 जी। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़बा और मैंने आंसर देबा। लो जी, पढ़बा और मैंने आंसर देबा जी। अरे क्वेश्चन, अच्छा 6 नंबर का। हाँ नहीं, जल्दी पढ़ो फटाफट से जी। जल्दी पढ़ो और इसका आंसर दो मेरे को। क्या आंसर इसका निकल के आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ पे बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या करना है? इसका आंसर निकाल के बताओ जी। हाँ जी, कद्दू चोमू हो गया क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? कद्दू चोमू हो गया। चलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से जी। अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें एक बार पढ़वा देता हूँ पहले। ये क्वेश्चन है क्या, फिर इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं डेल्टा क्रेडिटेड द फॉलोइंग अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ रेजिडेंट पे इन मंथ ऑफ मार्च 2024 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। मतलब टीडीएस नहीं काटा जी, उसने टीडीएस नहीं काटा। What would be the consequence of non-deduction of tax at the source by Delta Limited on these amount during the financial year 23-24, assuming that resident pay in all the cases mentioned below have not paid any tax, if any, which was required to be deducted by Delta Limited। अब यहाँ पे सैलरी दी है, एम्प्लॉय को सैलरी दी है, क्रेडिटेड एंड पेड इन द मार्च 2024। अच्छी बात है, क्रेडिटेड एंड पेड इन द मार्च 2024। फिर वो कह रहा है डायरेक्टर की रेमुनरेशन क्रेडिट इन द मार्च एंड पेड इन अप्रैल 24। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान देना सर, बहुत ध्यान देना।
जो तुम इस क्वेश्चन में सोच रहे हो ना, ये क्वेश्चन वैसा नहीं है और ये क्वेश्चन पेपर के अंदर बन सकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो तुम इस क्वेश्चन में सोच रहे हो ये वैसा नहीं है, इसमें एक पॉइंट समझने वाला है जो तुम गलती करोगे। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है सर, एक बात मेरे को बताओ, जब भी हम आपको मैंने कहा था कि टीडीएस जो कटता है वो टीडीएस कब कटता है? टीडीएस कटता है वैसे तो कटता है पेमेंट और क्रेडिट जब पेमेंट होती है, विच एवरेज अर्लियर। और नॉर्मल केस में क्या होता है, मतलब कुछ केस में क्या होता है, टीडीएस कटता है पेमेंट के टाइम पर। अब सैलरी वाले केस में जो टीडीएस कटता है वो टीडीएस कटता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। भाई अगर मैं सैलरी की बात करूंगा तो सैलरी वाले केस में जो टीडीएस कटता है वो पेमेंट के टाइम पर कटता है, कि जब तुम पेमेंट करोगे, जिस ईयर में पेमेंट करोगे उस टाइम पर टीडीएस काटना पड़ेगा। क्रेडिट कब हुआ ये मैटर ही नहीं करता। क्लियर? बट डायरेक्टर की रेम्युनरेशन वाले केस में टीडीएस कब कटता है? क्रेडिट एंड पेड विच एवरेज अर्लियर। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, सैलरी वाले केस में क्रेडिट और पेड ये दोनों मार्च 23 में है, सॉरी मार्च 24 में। तो मार्च 24 का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर 23-24। तो अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में है तो सारे के सारे बच्चे बोल दें। अब अगर यहाँ पे आपने, सारे बच्चे सोच के बोलना, अगर यहाँ पे आपने सैलरी दी और मतलब आपने क्रेडिट कर दी सैलरी और पे कर दी सैलरी 12 लाख रुपए, तो टीडीएस कटना चाहिए था 23-24 में। टीडीएस करना चाहिए था और आपने टीडीएस नहीं काटा, आपने टीडीएस नहीं काटा, तो उस केस में 12 लाख का 30%, 12.5 का 30 कितना होगा? 3,60,000 रुपए जो होगा वो डिसअलाउड होगा। 3,60,000 रुपए जो है वो डिसअलाउड है। और फिर यहाँ पे 70% जो है 8.4 जो है ये जो है वो अलाउड है। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई 3,60,000 रुपए जो क्या है, 3,60,000 रुपए क्या कर देंगे? डिसअलाउड कर देंगे। और यहाँ पे 8,40,000 रुपए क्या कर देंगे? अलाउड कर देंगे। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि टीडीएस कटना चाहिए था 23-24 में और टीडीएस काटा नहीं। ठीक है जी। उसके बाद अब अगले पॉइंट पर आओ, अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डायरेक्टर की रेमुनरेशन क्रेडिट हुई मार्च में, पेड की अप्रैल में। तो क्रेडिट और पेड इसमें से अर्लियर क्या है? क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट अर्लियर है मार्च, तो इसका भी टीडीएस कटना चाहिए था 23-24 में। अब 23-24 में टीडीएस काटा नहीं, तो नहीं काटा तो भैया 28,000 रुपए का 30%, 8400 रुपए जो है वो डिसअलाउड है। और माइनस में 28,000 रुपए करोगे तो 19,600 रुपए जो है वो अलाउड। भाई 8400 रुपए क्या है? डिसअलाउड है, और 19,600 रुपए क्या अलाउड है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां तक क्वेश्चन का एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेकंड पार्ट पर वो कह रहा है, वुड योर आंसर चेंज इफ डेल्टा लिमिटेड हैज डिडक्टेड टैक्स ऑन डायरेक्टर रेम्युनरेशन इन अप्रैल 24 एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड रेमिटेड टू द सेम जुलाई 24। अब मेरा बताओ, अब इसका आंसर बताओ, चेंज होगा जी? उसने कह रहा है जो हमने टीडीएस डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दी उसका टीडीएस जो काटा है वो काटा है अप्रैल 24 में। अब कटना चाहिए था 23-24 में, कटना चाहिए था 23-24 में, और काटा कब है? 24-25 में। अब बताओ क्या करना है जी? सारे बच्चे बोल दो क्या करना है, सारे बच्चे बोलो क्या करना है जी? जल्दी बोलो क्या करना है, फटाफट से बोल दो यार, सारे के सारे बच्चे बोल दो फटाफट से क्या करना है, मैं जल्दी बताओ जी। अब यहाँ पे काटना चाहिए था 23-24 में, काटा 24-25 में, तो क्या होगा? 23-24 में अलाउड नहीं होगा। फिर 24-25 में क्या होगा? 24-25 में। अब 24-25 के अंदर क्या होगा? प्रीवियस से 24-25 में क्या होगा? आपको 30% डिसअलाउड, 70% अलाउड करेंगे, क्योंकि टीडीएस कटना था मार्च, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ अब मार्च 24 के अंदर क्रेडिट हुआ, तो अर्लियर तो यहाँ पे आ रहा है, बट उसने बोला काटा हमने अप्रैल 24 में, तो 23-24 में तो कुछ अलाउड होगा ही नहीं। 24-25 में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि 70% अलाउड है और 30% डिसअलाउड है, बस ये पर ध्यान दो, ये 24-25 में होगा। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे अब चेक करना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। पहले तो बात करते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर 23-24। तो पहले केस में तो 360-84 इतना डिसअलाउड है। फिर वो कह रहे हैं इफ द टैक्स इज डिडक्टेड ऑन डायरेक्टर रेम्युनरेशन ऑन नेक्स्ट ईयर प्रीवियस 24-25 एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड रेमिटेड टू गवर्नमेंट 84 वुड बी अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। जो असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब प्रीवियस ईयर 24-25, बस ये पर ध्यान दो। प्रीवियस ईयर 24-25 में 70% अलाउड होगा, यहाँ पे सॉरी 30% जो है
आपका डिस अलाउड होगा और 70% जो है वो अलाउड वाली कैटेगरी में कवर होगा। बस ये बात ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो जो 8400 रुपये डिसअलाउड हुआ था वो इन्होंने क्या कर दिया, 24-25 में अलाउड कर दिया, क्योंकि आपने काटा कब है, 24-25 में। तो जब काटा है फिर खर्चा उसी साल में अलाउड किया जाएगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। ये समझ में नहीं आया, मुझे उम्मीद थी ये समझ में आएगा भी नहीं तुम्हें, क्योंकि ये पॉइंट ना तुम इसको लाइटली ले रहे हो, ये पॉइंट वो नहीं है जो तुम इसमें समझ रहे हो। सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं, एक बार दोबारा समझ लो, कान खोल के समझ लो, शिद्दत से समझ लो, शिद्दत से। ये प्रीवियस ईयर आपका 23-24 है, ये प्रीवियस ईयर आपका 24-25 है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, कान खोल के, दोनों कान ऐसे खींचो और दोनों कान को खोलो और दोनों कान खोल के अब मेरी बात सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सुनो ध्यान से, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये 23-24 है, 24-25 है, बहुत ध्यान सुन लेना। एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 23-24 का है, एक्सपेंडिचर जो है वो 23-24 का है। अब दो केस हैं, दो केस हैं जी। अब दो केस, पहले तो आप ये समझ लो कि दो केस निकल के आ रहे हैं। अब दो केस क्या निकल के आ रहे हैं, चलो दो केस बताओ। अगर अगर टीडीएस काटा 23-24 में, एंड अगर टीडीएस काटा 23-24 में, ध्यान सुना, अगर टीडीएस काटा 23-24 में, एंड आरओआई फाइलिंग की डेट से पहले जमा करवा दिया। अब ध्यान सुनना, अगर टीडीएस काटा 23-24 में एंड आरओआई की फाइलिंग की डेट से पहले जमा करवा दिया तो क्या होगा जी? तो गवर्नमेंट कहती है 23-24 में 100% अलाउड, 0% डिसअलाउड। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है कि अगर टीडीएस काटा आपने 23-24 में और आरओआई फाइलिंग की डेट से पहले जमा करवा दिया तो प्रीवियस से 23-24 में सारा का सारा खर्चा अलाउड है, डिस अलाउड जो होगा वो 0% होगा। ठीक है जी। सेकंड केस क्या निकल के आ रहा है, सेकंड केस सुना, सेकंड केस क्या निकल के आ रहा है। सेकंड केस यहां पे कहना चाह रहा है, अगर टीडीएस काटा 23-24 में, अगर टीडीएस काटा 23-24 में एंड आरओआई फाइलिंग की डेट के बाद जमा करवाया, आरओआई फाइलिंग की डेट के बाद जमा करवाया तो क्या होगा? 23-24 में 70% अलाउड, 30% डिसअलाउड। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी? बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट से जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? लोग कर दें जी। अगर जो वर्कर को गुड्स भेजते हैं तो टैक्स इनवॉइस जो करना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। जो वर्कर को भेजा हुआ सामान सप्लाई में कवर नहीं होता, अगर सप्लाई में कवर नहीं है तो फिर इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? आप सुनो ध्यान से, अब अगले पॉइंट पर आओ। यहाँ तक क्लियर है? अब तीसरे पॉइंट पर आओ, तीसरे पॉइंट। टीडीएस कटना चाहिए था 23-24 में, टीडीएस कटना चाहिए था 23-24 में, बट टीडीएस काटा 24-25 में। आपने टीडीएस काटा ही 24-25 में जी, मतलब टीडीएस कटना चाहिए था 23-24 में, आपने टीडीएस काटा ही 24-25 में। तो सुनो ध्यान से, अब अगर टीडीएस 24-25 में काटा, कटना था 23-24 में, 23-24 में 70% अलाउड, 30% डिसअलाउड। इवन इफ टीडीएस आपने आरवाई
फाइलिंग की डेट से पहले काटा, ये मैटर नहीं करता जी, ये मैटर नहीं करता, ये बात ध्यान दो। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीडीएस करना 23-24 में, बट आपने काटा 24-25 में, चाहे अप्रैल में काट लिया चाहे रिटर्न फाइलिंग से पहले काट लिया, बट अगर आपने काटा 24-25 में तो 23-24 में 70 अलाउड, 30 जो है वो डिस अलाउड है। फिर वो जो 30 डिस अलाउड हुआ 23-24 में, जो 30 डिस अलाउड हुआ 23-24 में, वो अलाउड कब होगा? वो 24-25 में अलाउड होगा। तो अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ 23-24 में 70 अलाउड है और 30 डिस अलाउड है, तो 24-25 में क्या होगा? ये 30% जो है वो यहाँ पे अलाउड कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। और वही लास्ट वाला केस है जो उसने पूछा है जी, अगर आप चेक करोगे अब आपको समझ में आ जाएगा। उसने वही लास्ट वाला केस पूछा है कि टीडीएस कटना 23-24 में था, आपने काटा 24-25 में, तो अगर 24-25 में आपने काटा तो खर्चा जो है वो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है आपको अलाउड करेंगे 23-24 में 70, 30 डिसअलाउड करेंगे, और वो 30 अलाउड तब करेंगे जब टीडीएस काटा, मतलब 24-25 में वो खर्चा जो होगा वो अलाउड कर देंगे। बस ये बात ध्यान दीजिए। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? अब बताओ यहां तक बिल्कुल क्लियर है? ठीक है नहीं? डन। इसको लॉक कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से पीछे करके आराम से मेरे को 0.5 की स्पीड पे सुन लेना, जिसके अंदर मैं बहुत आराम से बोलूंगा। में करना चाहिए था, आपने काटा 24-25 में, ऐसे ऐसे। और आप आराम से अगर सुनेंगे तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, फटाफट से आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी करो फटाफट से, जल्दी एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से, जल्दी जल्दी। हंस के पढ़ाओ ना, हंस के पढ़ा रहा हूँ, हंस के पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हंस के हंस के हंस के हंस के। आज फीवर मेरे को थोड़ा सा ना ज्यादा हो रहा है, और मेरे को ठंड इतनी हो रही है, एक तो पता नहीं मौसम कहाँ से एकदम चेंज हो गया। और मेरे को होम टाउन भी निकलना है। ठीक है, हाँ जी जल्दी बताओ फटाफट से जी। अब बोल दो, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो फटाफट से जल्दी। जल्दी आंसर दो फटाफट से, फटाफट। शाबाश 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 शाबाश। तेरह हजार 500 डिस अलाउड इन 23-24। 13,500 डिस अलाउड इन 23-24। हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो जी। टर्नओवर 99 लाख है। टर्नओवर जो है 99 लाख है। चलो इधर देखो ध्यान से, मैं ही करवाता हूँ भाई। अब तुम्हारे को सारे क्वेश्चन मुझे ही कराने पड़ रहे हैं भाई, पेपर तुम्हारे, क्वेश्चन भी मैं ही कराऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये बात कह रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर मेड इंकर्ड बाय राजा ए रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टर्नओवर जो है वो 99 लाख दी है। ठीक है, अब कह रहा है इंटरेस्ट दिया 4,45,000 रुपए का, वॉज पेड टू रहमान एंड कंपनी रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म विदाउट टीडीएस, मतलब इसमें टीडीएस नहीं काटा। अब यहाँ पे तुम पता गलती क्या करोगे, जैसे एक बच्चे ने वो गलती कर दी, उसने क्या किया, वही रटने वाली आदत है। रटने वाली आदत कहाँ जाएगी? 45,000, अरे गाबे के बच्चे 45,000 मल्टीप्लाई 30, 13,500 रुपये डिसलाउड। कितना अच्छी बात हो गई ना, कितना जल्दी रट भी लिया हमने। अबे नालायक को याद करो,
ये जो पहली बात तो इंटरेस्ट है, इसका टीडीएस जो कटता है वो सेक्शन नंबर 194 ए के अंदर कटता है। अब 194 ए में क्या लिखा था जी, 194 ए ये बात कहता है कि इंडिविजुअल और एचईएफ आपका तभी टीडीएस काटेंगे अगर उनकी पिछले साल की टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है और प्रोफेशनल वाले के से 50 लाख से ज्यादा है। अब यहाँ पे टर्नओवर ही 99 लाख है। जब 99 लाख है तो ये एलिजिबल ही नहीं है टीडीएस काटने के, और जब टीडीएस काटने के एलिजिबल ही नहीं है और इसने टीडीएस काटा भी नहीं है तो कोई डिफॉल्ट नहीं किया। ऐसे होती है पीजीबीपी और टीडीएस की इंटरलिंकिंग, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो मतलब वहां पे आप सिंपल सी बात समझो मेरी बात को, वहां पे गवर्नमेंट कह रही है टीडीएस कटता ही तब है जब टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर हो या 99 लाख है तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उसने टीडीएस नहीं काटा तो कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, और अगर डिफॉल्ट नहीं किया तो भाई ये खर्चा जो है ये अलाउड है, कोई डिस अलाउड की बात यहाँ पे नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। 1 करोड़ से ऊपर नहीं है ना, 99 लाख है ना। अब 99 लाख है तो वह एलिजिबल नहीं है, ये बात कहना चाह रहे हैं जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। 10 लाख रुपए की सैलरी दी है रेजिडेंट इंडिविजुअल विदाउट टीडीएस। अब 10,000 रुपए की सैलरी दी है। अब सैलरी वाले केस में ऐसा कोई लो था ही नहीं 1 करोड़ वाला जी। सैलरी वाले केस में तो अगर आपकी सैलरी एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो टीडीएस काटना ही पड़ेगा, चाहे आपकी टर्नओवर कितनी भी हो। सैलरी वाले केस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो यहां अगर टीडीएस नहीं काटा सैलरी वाले केस में तो 30% डिसअलाउड, 70% अलाउड। भाई 30% जो है वो डिसअलाउड है और 70% जो है वो अलाउड है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद देखो कमीशन 16,000 रुपए की पेड की है रेजिडेंट को विदाउट डिडक्शन जी। अब 16,000 रुपए की कमीशन पे की है। अब यहाँ पे अगेन 16,000 की कमीशन है, 15,000 से ऊपर की कमीशन पे टीडीएस कटता है। अब 15,000 रुपए की ऊपर की कमीशन पे टीडीएस कटता है, बट अगेन प्रॉब्लम वही आ रही है कि पेमेंट करने वाला इंडिविजुअल है, उसका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर होना चाहिए, वो टर्नओवर उससे ऊपर है नहीं है, तो ये ऑडिट मतलब टीडीएस काटने के रिक्वायरमेंट पे नहीं है। और अगर काटने के रिक्वायरमेंट पे नहीं है, इसने टीडीएस नहीं काटा तो कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, और अगर कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया तो ये 100 का 100% खर्चा जो है ये अलाउड वाली कैटेगरी में आएगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे एक बार आप चेक कर लो फटाफट से जी। पहले पॉइंट में वही लिखा है, टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चाहिए तो 41A डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा 30% जो है यहाँ पे 192 में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है वहां पर ना, ये ऑल एम्प्लॉयर का केस में लगता है, और यहाँ पे जो है 30% जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा अगर टीडीएस आपने काटा नहीं है। और थर्ड पॉइंट सेम, यहाँ पे भी डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ तक है, आप टीडीएस काटने के लायबल ही नहीं हो, और अगर लायबल ही नहीं हो आपने टीडीएस अगर नहीं काटा तो कोई भी डिफॉल्ट आपने नहीं किया, बस ये पर ध्यान दो। डन, इसको लॉक कर दें जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। करना एक बार इसको फटाफट से, ये 2 मिनट के अंदर कर लो यार, ये 2 मिनट के अंदर करो। फर्म के बुक प्रॉफिट 7.5 लाख के हैं। अब अगर फर्म के बुक प्रॉफिट 7.5 लाख रुपए नहीं, फर्म ने सैलरी दी है 7.5 लाख, बुक प्रॉफिट 10 लाख के हैं, बताओ कितनी रेमुनरेशन जो है वो अलाउड है? सारे बच्चे बोल दो कितनी रेमुनरेशन जो है वो इस केस में अलाउड की जाएगी, बस ये बता दो जी। मतलब रेमुनरेशन दी है 7.5 लाख और बुक प्रॉफिट आपके 10 लाख रुपए हैं, तो अलाउड कितना है? पहले 10 लाख का, पहले 10 लाख में 2 टुकड़े करो, 3 लाख का अलग बाकी अलग, 3 लाख का 90, 270, बाकी कितना बचा 7 लाख, उसका 60, तो 420 प्लस में 270, तो 6,90,000 रुपए की रेमुनरेशन जो है वो अलाउड है। दी कितनी है? 7.5 लाख, तो 60,000 रुपए की रेमुनरेशन जो है वो डिस अलाउड वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगी। देखो जी 690 यहाँ पे वही लिखा है, 690 की रेमुनरेशन जो है वो अलाउड है, और डिस अलाउड जो है वो हम डिस अलाउड कर देंगे, बस ये पर ध्यान दीजिए। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जी। अब यहाँ पे आ जाओ, अगले पॉइंट पर आओ। अब ये क्वेश्चन तुम करोगे, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये तुम्हारे एग्जाम के अंदर भी बन सकता है। अब 9:24 हुए, मैं तुम्हें 9:27 तक का टाइम दे रहा हूं। इसमें 2 बातें निकालनी है, एक तो पहले तो निकालना है बुक प्रॉफिट कितने हैं, और दूसरी बात फिर निकालना है वर्किंग कैपिटल को कितनी डिडक्शन अलाउ होगी ये बताना जी। लो जी, अब ये क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट से, पूरी की पूरी स्क्रीन पे कर देता हूं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करना, इसमें आप गलती कर सकते हो जी। जल्दी
सारे बच्चे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जी। ध्यान से करना जी। दो बातें बतानी है बुक प्रॉफिट। हाँ जी, हो गया। बुक प्रॉफिट है 4,90,000 और रेमुनरेशन 384। बुक प्रॉफिट है 490। एक बार देख लेते हैं जी। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड यार, जबरदस्त भाई साहब, बिल्कुल परफेक्ट निकाले आपने। नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड सैलरी, तो पहले 7 लाख वो हैं, अब डेप्रिसिएशन तो माइनस करते ही करते हैं और इंटरेस्ट 12% तक माइनस करते हैं, ये आपका बुक प्रॉफिट आ गया। अब बुक प्रॉफिट के दो टुकड़े करोगे, अब यहाँ पे 490, पहले 3 लाख अलग और बैलेंस का अलग 384 आ रही है। अब 384 आ रही है और रेमुनरेशन दी कितनी है आपने, दी है 480। तो 384 जो है वो अलाउड है और बाकी रेमुनरेशन जो है वो डिसअलाउड है जी। भाई इतनी रेमुनरेशन जो है, देखो उसने बोला ये रेमुनरेशन जो है वो अलाउड है, ताकि जो भी आपने ज्यादा सैलरी दी होगी वो सारी की सारी डिसअलाउड वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। सर प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया होगा, वो हमेशा बिफोर डिडक्शन लेना है आफ्टर, वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा जी। ऑलवेज तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रॉफिट बिफोर है या आफ्टर, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे हर क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रॉफिट आपका बिफोर है या आफ्टर है, और तुम्हें क्वेश्चन खुद बताएगा कि प्रॉफिट जो है वो किस तरह से है। ठीक है, डन, लॉक करें इसको जी, पक्का पक्का। चलो जी, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12 यहां पे निकल के आ रहा है पीजीबीपी का। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये इकट्ठे पढ़ते हैं, ये एक साथ पढ़ते हैं। कह रहा है एक्स लिमिटेड कंट्रीब्यूट जो है वो 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अमाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय अंडर पेंशन स्कीम रेफर्ड इन सेक्शन 80 सीसीडी। डीए दिया हुआ है 40%, डीए दिया हुआ है, बेसिक फॉर्म पार्ट ऑफ पे उठोए वाला है, और उसने बोला कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल 36,148 इफ द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई एग्रीगेट जो है वो 10 लाख है, और वो डिस अलाउंस अंडर सेक्शन 48(9) बी अट्रैक्टेड इफ सो व्हाट एक्सटेंट। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ पहले तो। अब उसने 20% कॉन्ट्रीब्यूशन किया, तो 20% अगर कॉन्ट्रीब्यूशन किया, 10 लाख की सैलरी, 4 लाख का डीए, तो 14 लाख रुपए इसका। अब यहाँ पे 14 लाख रुपए उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किसका किया, 20%, किसका, बेसिक का, तो उसने 2 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन किया। अब 2 लाख रुपए उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, बट अलाउड कितना है, अलाउड कितना है, अलाउड है 10% ऑफ सैलरी। याद करो मैंने पहले भी कहा था 10% ऑफ सैलरी अलाउड है। दो पार्ट में डिवाइड करना समझ नहीं आ रहा, हाँ तो रिकॉल करो ना नालायक, क्या हो गया। कम से कम 3 बार पढ़ चुके हैं कि अगर बुक प्रॉफिट आपके 3 लाख से ऊपर होंगे तो पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट का 90% और 1.5 लाख विच एवरेज हायर, और बैलेंस बुक प्रॉफिट का 60%, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो रेमुनरेशन अलाउड है, बाकी डिसअलाउड है। ठीक है चलो,
अब मेरे को बताओ ये अलाउड कितना है जी? अलाउड है सैलरी का 10%। अब सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला। अब बेसिक कितनी है यहाँ पे? बेसिक सैलरी मुझे कितनी दी हुई है? बेसिक दिया है यहाँ पे मेरी 10 लाख, और डीए उठोए वाला कितना है? ये 4 लाख की है, तो 14 लाख रुपए आ गया। अब ये 14 लाख रुपए का अगर आप निकालोगे 14%, सॉरी 10%, तो 14 लाख रुपए का 10% जो आएगा वो 1,40,000 आएगा। तो 60,000 पे जो एक्सेस है वो डिस अलाउड हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। 3 लाख एंड पार्ट डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 40B में लिखा है, 40B में लिखा है भाई, 40B में लिखा है। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम यही तो है ना, एक लेक्चर में आया, फिर 2 लेक्चर में जब मन किया तो नहीं आया, फिर जब मन किया तो आ गया। क्योंकि गाबा तो वेला है, गाबा तो डेली, कभी दोपहर, कभी सुबह, कभी शाम, कोई दिन ही मान ही नहीं है इसका। हमारे तो परिवार है, गाबे का परिवार नहीं हो सकता, हमारे परिवार है भाई। हमारे परिवार हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और बहुत सारी लाइफ में और भी प्रायोरिटी है। अभी दिल्ली के इलेक्शन है, वहां जाना है, मोदी से डेली मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े काम चल रहे हैं, अंबानी से मीटिंग चल रही है। टाइम मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, बहुत बिजी है, तो थोड़ा सा रहता है वो। मैं आपके लिए उसके लिए गुस्ताफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक बार चेक करना। अब यहाँ पे उसने कंट्रीब्यूशन किया 20 और अलाउड जो है वो 10 है। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे 60,000 पे जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन उसने किया एम्प्लॉयर ने, वो डिस अलाउड वाली कैटेगरी में यहाँ पे आ जाएगा। बस ये बात ध्यान दीजिए। डन? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? अरे वाई आर यू गुस्सा? गुस्सा मैं हो रहा हूँ क्योंकि गुस्सा होने का टाइम है, गुस्सा होऊंगा, कोई दिक्कत है? करूंगा गुस्सा, क्योंकि तुमको लूज छोड़ रखा है ना, तुम्हें खुला छोड़ रखा है, घर वालों ने भी खुला छोड़ रखा है, और हमने भी खुला छोड़ दिया, तो बचा कुछ है नहीं अब। अब खुला जो होता है ना, खुला जो होता है, खुला इंसान वो घूमता है इधर उधर, तो तुम्हें कंट्रोल में करना भी तो जरूरी है। अरे तो रेगुलर स्टूडेंट भी हो तो क्या हो गया? रेगुलर स्टूडेंट तो बख्श दूं, गुस्सा ना करूं? रेगुलर स्टूडेंट को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, वो राजा वाली कुर्सी पे बिठाऊं? तो रेगुलर स्टूडेंट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो और नालायकों वाली बात है फिर तो, कि रेगुलर, त्रिशूल, मैराथन, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन, और फिर बच्चा का याद नहीं आ रहा, तो ये तो भाई साहब मेरे ऊपर लानत है फिर। नालायक बच्चा और मेरी बेइज्जती कर रहा, रेगुलर बच्चा हूं, ध्यान से बात करो। हमें तो और गुस्सा होना चाहिए फिर तो, अगर रेगुलर हो तो। ठीक है, चलो तब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ फटाफट से कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी या नहीं करनी, जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने या नहीं करने, फटाफट से बोल दो जी। कह रहा है विनोद इज अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट। उसकी अब फिल्म आर्टिस्ट है, फिल्म आर्टिस्ट जो है वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाली कैटेगरी में कवर होते हैं। अब उसमें क्या था? पिछले 3 साल में हर साल, मैं दोबारा बोलूंगा, पिछले 3 साल में हर साल, पिछले 3 साल में हर साल आपकी ग्रोस रिसीट 1.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अब पिछले 3 में से हर साल आप चेक करो, यहाँ पे 1.5 लाख से ऊपर है, यहाँ 1.5 लाख से ऊपर है, यहाँ 1.5 लाख से ऊपर नहीं है, तो उसको प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जरूर मेंटेन करने हैं, बट प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, चलो बहुत बढ़िया। अब ये तो 4480 वाला है, 8% वाला जी। अब क्वेश्चन कोई बढ़िया सा देखते हैं यार, जिसमें थोड़ा सा ना जान वान भी लगे। ये कर लो, हाँ ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, ये क्वेश्चन करो भाई। ये मजेदार क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे ये लिख लो। इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है, सारे बच्चे लिख लो और ये मुझे आंसर दें। ये 44AE के बेस पे आंसर दें सारे के सारे बच्चे जी। जल्दी जी, अब सारे के सारे बच्चे मेरे को आंसर दें, 44AE के बेस पे आंसर दें, 44AE के बेस पे जल्दी। कितनी इनकम निकल के आएगी 44AE में जी? कितनी इनकम निकल के आएगी 44AE में? फटाफट से मुझे बता दीजिए जनाब, ओ मेरे जनाब। 44AE में कितनी इनकम निकल के आएगी, बस ये बता दो जी।
हाँ जी, इनकम निकालो फटाफट से जी। छह लाख 82,500, 6,82,500। और बताओ जी। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है? 6,82,500। सबका सेम ही आ रहा है फिर तो। भाई साहब तुम तो इंटेलिजेंट हो गए यार। यार तुम तो किससे पढ़ते हो तुम? कौन पढ़ाता है तुम्हें? मतलब इतना बढ़िया कोई पढ़ाता है तुम्हें? है तुमने भाई साहब कमाल कर रखा है यार, हद होगी यार। मैं कह रहा हूँ तुमने भाई साहब मस्ती उठा रखी है। ये हैवी गुड्स व्हीकल है भाई साहब, और ये भाई साहब हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है। ठीक है, और इसमें 7,500 रुपए की इनकम है। तो क्या करोगे? 2 × 7500, 2 × 7500 मल्टीप्लाई पूरे 12 महीने। फिर यहाँ पे एक, 1 × 7500 सिर्फ एक महीना मार्च का। फिर यहाँ पे 3 × 7500 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो ये 9 महीने हो गए। फिर यहाँ पे एक महीना 7500, तो यहाँ पे जनवरी है तो जनवरी फरवरी मार्च 3। अब ये हैवी गुड्स व्हीकल है, 2,000 रुपये पर टन। ठीक है, और 15 टन है। और यहाँ पे अगस्त है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 8 महीने हो गए मेरे ख्याल से। और यहाँ पे आपका एक है, 1,000 रुपये पर टन है, 15 टन है, और फरवरी और मार्च 2 महीने हो गए। आप कैलकुलेशन कर लेना जी। सर जी सभी नकल मार रहे हैं मटेरियल से, तो कोई बात नहीं, नकल मार के क्या होगा? भगवान ना करे अगली मैराथन में फिर गलती से बैठे ना हो वो सारे के सारे बच्चे। देखो जो भी नकल मार के कर रहे हैं ना, वो टेंशन मत ले सर। मैंने कहा ना, आपकी ऑनेस्टी आपके हाथ में। मेरे से आप क्या ही चीट कर लोगे? आप मेरे से चीट करके ले भी क्या लोगे? मैंने तुम्हें डिग्री देनी है? नहीं। डिग्री किसने देनी है? इंस्टीट्यूट ने। पेपर कौन देने जाएगा? तुम। वहां पे कोई साथ होगा? नहीं होगा। क्या कि तुम कुछ देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो बस बात खत्म फिर। डिग्री मेरे पास मेरे घर में आ चुकी है, तो कोई दिक्कत थोड़ा है। अब उसने बोला अगर आपने परचेज किया अप्रैल में और पुट टू यूज किया जुलाई में, क्या कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैंने पहले भी कहा था कि पुट टू यूज हम चेक ही नहीं करते। आपको मैंने पहले भी कहा था पुट टू यूज हम चेक ही नहीं करते। कितने टाइम होल्ड किया ये मैटर करता है। आपने पुट टू यूज कब किया ये मैटर ही नहीं करता। ठीक है ना? तो आपने पुट टू यूज कब किया ये मैटर ही नहीं करता। आपने कितने टाइम पर होल्ड किया है ये मैटर करता है। वो ये बात कहना चाह रहा है, बस ये पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। तो अब जाके ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन तो हमने मैराथन के अंदर डिस्कस किया था, अब दोबारा नहीं कर रहे हम इसको। ठीक है, और ऐसा करते हैं ये वाला क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपकी क्लास 10 बजे तक क्लास होगी, ध्यान रखना आज आपकी क्लास 10 बजे तक क्लास होगी। ठीक है, और आज हम पीजीपी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अब पैक कर चुके हैं। ठीक है, तो 10 बजे क्लास होगी। उसके बाद आज तो कोई काम नहीं आपके पास, मतलब काम का मतलब पढ़ने वाला काम है। अब थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का ना शेड्यूल बना लो। थोड़ा सा सोशल मीडिया तुम कम कर दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, उसमें पूरे एफर्ट्स लगा दो जी, पूरे एफर्ट्स लगा दो अपने जी। ठीक है जी। निर्मला सीतारमन जी से गलती हो गई ना तो फिर तो काम ही खराब हो जाएगा भाई। निर्मला सीतारमन जी कह रही है आंसर थोड़ा गलत आया, लेकिन ऑनेस्टी से क्या। अरे सीतारमन जी अगर आपसे गलती हो गई ना तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आप मत बोलो बिल्कुल भी। एक तो ये क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 4 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 7, आई थिंक 9, हमने 9 तो किया ही था। ये याद है हमने 9 तो किया ही था ये वाला। और ये गुड्स व्हीकल वाला भी हमने मैराथन में किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। ये गुड्स व्हीकल वाला भी मैराथन में किया था। अब जिन्होंने मैराथन अटेंड किया उनको तो पता है, जिन्होंने मैराथन अटेंड ही नहीं किया उनको क्या ही पता होगा। 8 भी हमने किया था और वहां पे 9 भी किया था। और अगर 9 आपने कर ली है
तो ऑटोमेटिकली आपका 7 भी हो चुका है, क्योंकि 7 और 9 ऑलमोस्ट सेम है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहले 2 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 से आओ। क्या है? मिस्टर अभिमन्यु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये तुम गलती करोगे जी, इसमें तुम गलती करोगे, इसमें तुम गलती करोगे। तो अभिमन्यु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ही ओप्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर इनकम टैक्स पर्पस। अब उसने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट 24-25 एज्यूमिंग ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। शिफ्टिंग आउट मतलब ऑप्शनल स्कीम ली है। अब बताओ उसने क्या करना है जी, अब बताओ इसका निकाल दो बस मेरे को। बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा जी, सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर दें। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितना निकालोगे, जल्दी बताओ फटाफट से। सारे के सारे बच्चे मेरे को आंसर देके बताएं, इस क्वेश्चन में आप डेप्रिसिएशन कितना निकालोगे। हाँ प्रांचल इनफ है, बहुत है। अगर आप कर सकते हो इतने क्वेश्चन भी तो बहुत बड़ी बात है। चलो मेरे को सारे बच्चे फटाफट से निकाल के बताओ कि आपका डेप्रिसिएशन जो है वो कितना आएगा, जल्दी बताओ। नॉर्मल एडिशनल दोनों जी, नॉर्मल एडिशनल दोनों। एसएलएम थोड़ा लिया है, उसने लिखा नहीं क्या क्वेश्चन में डब्ल्यूडीबी ली है, नालायक। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, वो साफ साफ कह रहा है डब्ल्यूडीबी ली है, तो एसएलएम की बात कहां से आ रही है? डब्ल्यूडीबी मेथड लिया जी, एसएलएम नहीं लिया। नॉर्मल एडिशनल दोनों बताओ। नॉर्मल भी बता दो और एडिशनल भी बता दो जी। हाँ जी, 15.75 गलत। गलत गलत गलत। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें करवाता हूँ। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, सबके गलत आ रहे हैं, सबके गलत आ रहे हैं। बस एक आधे बच्चे का सही नहीं, एक आधे बच्चे का भी सही नहीं है। आ जाओ एक बार फटाफट से आ जाओ। अब इधर देखो ध्यान से, पहले बात तो डब्ल्यूडीबी 31 मार्च 23 की ये 50 है। डेप्रेशन 22-23 का जो है वो 7.5 है। तो पहले तो आप क्या करोगे, 50 में से आप ये माइनस कर दो 7.5। ठीक है ना, 50 में से अगर आप 7.5 माइनस करोगे तो 50 में से 7.5 माइनस किया तो 42.5 लाख रुपए आपकी डब्ल्यूडीबी आ गई। क्लियर है? 42.5 लाख रुपए क्या हो गया, आपकी डब्ल्यूडीबी निकल के आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने नई मशीनरी परचेज की 12 अक्टूबर को, तो ये तो आपको इस पे तो मिलेगा हाफ। ये मशीनरी आपने इंपोर्ट की कोलंबो से 12 अप्रैल 23 को 9 लाख की। दिस मशीन हैज बीन यूज ओनली इन कोलंबो अर्लियर एंड द सेस इज द फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया जी। अब इसमें फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया है, तो भाई इसमें नॉर्मल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 42 और 9 कितना हो गया जी, 42 और 9 जो हो गया वो 51.5 हो गया। तो 51.5 पे 15% अगर मैं निकालता हूं
तो 51.5 पे 15% जो है उसका जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 7,72,500। एक तो ये आ गया जी। उसके बाद इस वाले केस में हाफ मिलेगा, तो 10 लाख का 7.5% 75,000। तो अगर मैं टोटल इसमें काउंटिंग करता हूं तो 8,47,500 ये आपका आ गया टोटल। फिर उसने नया कंप्यूटर इंस्टॉल किया 2 लाख रुपए का 15 जुलाई 23 को। अब 2 लाख रुपए का 40% आप निकाल दो जी, क्योंकि 40% रेट है तो इस पे 40% निकाल, कितना आ गया 80,000 रुपए का। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो निकल के आ रहा है 8,47,500 यार है 9,27,500 रुपए। ये आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन टोटल है। पहले तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, 9,47,500 रुपए ये आपका नॉर्मल है। अच्छा आप एडिशनल की बात करते हैं, अब एडिशनल की बात करते हैं। एडिशनल बताओ, एडिशनल न्यू मशीन परचेस की 12 अक्टूबर को 10 लाख, तो भाई वैसे 20% है, हाफ मिलेगा 10%, क्योंकि पावर जनरेशन वाले केस में भी एडिशनल मिल जाता है। अच्छा इस पे नहीं मिलेगा, 9 लाख वाली पे नहीं मिलेगा, 9 लाख वाली पे नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था सेकंड हैंड मशीन पे एडिशनल नहीं मिलता, चाहे आपने पहले कहीं बाहर यूज की है। सेकंड हैंड पे कभी भी एडिशनल है ही नहीं, तो इस पे कभी भी एडिशनल की बात होगी नहीं। उसके बाद अच्छा क्या ये कंप्यूटर पे जो 2 लाख रुपए का है, क्या इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? आंसर इज यस, मिल जाएगा। अब बच्चा ये बात कर रहा सर कैसे बेकार की बात कर रहे हो, एडिशनल इस पे क्यों मिलेगा जी? बिल्कुल मिलेगा। एडिशनल कंप्यूटर पे तब नहीं मिलता अगर मेरा काम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। मैं दोबारा बोल दूं, अगर मेरा काम मैन्युफैक्चरिंग का है, यहाँ पे उसका किसका काम है? पावर जनरेशन। और एक कंप्यूटर जो इंस्टॉल किया इन जनरेशन विंग में किया, तो ये पावर जनरेशन में यूज हो रहा है, ये पावर जनरेशन में यूज हो रहा है, तो इस पे भी एडिशनल मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो सर। कंप्यूटर को तो इसमें अरे ओ क्या नाम है, तो यार नाम भी बड़ा मुश्किल है तेरा, कश 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 कशी तिज कश कस कसी तिज कसी तीर शर्मा। एक बात मेरे को बता भाई, मेरे दोनों अलग अलग ब्लॉक बनने हैं, बट मेरे को टोटल डेप्रिसिएशन तो बताना है ना। मैं टोटल बता रहा हूं, टोटल कितना आएगा। ब्लॉक तो 2 ही बनेंगे जी, ब्लॉक तो 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो ये बात याद दो, इस पर कंप्यूटर वाले केस में भी एडिशनल मिलेगा। और यहाँ पे वैसे आपका रेट जो है आपका 20% है और यूज मोर देन 180 है, तो पूरा 20 मिलेगा। 1 लाख ये हो गया और 4 लाख ये हो गया, सॉरी 20% कितना हो गया, 40,000 ये हो गया। तो 1,40,000 रुपए का एडिशनल मिलेगा जी। तो 1,40,000 इसमें जोड़ दो, तो अगर मैं इसमें 1,40,000 जोड़ दूंगा तो टोटल 10,67,500 रुपए का आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा जी। सर इंपोर्टेड मशीन पे तो एडिशनल मिलता है ना? अरे मेरे नालायक बच्चे, वो तब मिलता है अगर वो न्यू हो। आप चेक तो करो उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि वो पहले कोलंबो में यूज कर चुका है। अब अगर कोलंबो में यूज कर चुका है तो ये 35 AD नहीं है, इस पे 35 AD वाले केस में तो डिडक्शन मिल जाती है, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो ब्रांड न्यू एसेट पे मिलेगा, आपने पहले कहीं पर भी यूज ना किया। मैं ये नहीं कह रहा इंपोर्टेड पर मिलता नहीं है, बट इंपोर्टेड सेकंड हैंड पे तो नहीं मिलेगा ना। और ये जो है सेकंड हैंड है, तो अगर सेकंड हैंड है इसमें मिलने का मतलब ही नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। सर अगर पावर जनरेशन में अगर कंप्यूटर जनरेशन के लिए नहीं हो तो नहीं मिलता जी, तो ऑब्वियस बात है नहीं मिलता। अगर मान लो पावर जनरेशन में यूज ही नहीं हो रहा तो एडिशनल क्यों मिलेगा जी? WDB 31 मार्च 23 का दी है, 23-24। अरे मेरे भाई सुनो ध्यान से, ये जो WDB दी है ये 31 मार्च 23 का दिया 50। अब उस साल का डेप्रिसिएशन जो है वो 7.5 है, तो ये WDB जो है बिफोर डेप्रिसिएशन है, ये बिफोर है, तो आफ्टर निकालो ना। इस साल की ओपनिंग कैसे निकलेगी? पिछले साल की जो WDB है उसमें से पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही तो इस साल की ओपनिंग WDB आएगी। अगर 50 में से मैं ये माइनस करूंगा तो 42.5 लाख रुपए की जो WDB है ये 1 अप्रैल 23 की मेरी निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो। और किस चीज पर मिलता है एडिशनल? मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग ना हो तो एडिशनल मिलेगा ही नहीं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज ही नहीं कर रहे या पावर जनरेशन में यूज ही नहीं कर रहे तो एडिशनल नहीं मिलेगा, फिर सिर्फ नॉर्मल मिलेगा जी। ठीक है, लॉक करें इसको जी। तो ये आंसर निकल के आ रहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग घुमाया है और ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने की उम्मीद है जी। लॉक कर दो इसको जी, पक्का पक्का, चलो जी।
अब यहाँ पे एक बार आ जाओ जी, फटाफट से आओ। अब हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जी। ठीक है, अब बाकी जो भी क्वेश्चन एक बार बैलेंस बचेंगे, अगर आपको ट्राई करने हैं, एक बार आप घर से ट्राई कर लेना, वैसे इजीली आपसे हो जाएंगे जी। ठीक है जी, चलो सर, अगर 1 अप्रैल 23 का होता, अगर 1 अप्रैल 23 की ही डब्ल्यूडीवी होती तो फिर मैं डेप्रिसिएशन पिछले साल का माइनस ही क्यों करता? अरे मेरे नालायक बच्चे, जब मुझे इस साल की ही डब्ल्यूडीवी निकाल के वो दे देता तो फिर मैं माइनस ही क्यों करता इसमें से? मैंने माइनस ही कब किया? उसने मेरे को दिया 31 मार्च की और फिर दिया डेप्रिसिएशन, तो मुझे 1 अप्रैल की निकालनी है ना, तो माइनस करके जो मेरी बैलेंस आई वो 1 अप्रैल की ही आई। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और मुझे आंसर दो जल्दी जल्दी। पहला, अब इसमें देखो क्या करना है, कह रहा एग्जामिन विद रीजन, ध्यान रखना। ओए हेलो, ओए चिंटू सुनो ध्यान से। एग्जामिन विद रीजन, विद रीजन, रीजन बताना है तुम आंसर क्यों दे रहे हो ये वाला। एग्जामिन विद रीजन फॉर द फॉलोइंग सब डिवीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स हैविंग रिगार्ड टू प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको बताना है स्टेटमेंट सच्ची है या झूठी है, और जो भी तुम आंसर दे रहे हो विद रीजन बताना कि ये सच्ची है झूठी क्यों है जी। आओ जी एक बार चेक करो। कह रहा है फॉर ए डीलर इन शेयर्स, अगर आप शेयर्स के डीलर हो, फॉर ए डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी एसटीटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल बिजनेस एक्सपेंडिचर। मेरे को सारे बच्चे बोल दो, क्या हमें डिडक्शन एसटीटी की मिलती है? नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है। याद करो सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग मिलती है। अगर हमने शेयर्स, अबे नालायक, पहला ही बिल्कुल बिल्कुल ही नालायक बच्चा बैठा है यहाँ पे, बिल्कुल सही बोला इसने, तो पहले ही मूड खराब कर दिया। अगर आपने डिडक्शन, यहाँ छोड़ो, फिर अब तुम खुद आंसर दो सबके। यही तो पंगा होता है ना, जब मैं करवाता हूं तो तुम्हें पल्ले पड़ता रहता है। आंसर तो सारे के सारे बच्चे जल्दी। और खाली ट्रू फॉल्स, अगर रीजन याद नहीं है नंबर 0 में ध्यान रखना। खाली ट्रू फॉल्स की बात करोगे तो नंबर 0 है। आंसर दो, मेरे को चेक करो, बोलो और आंसर दो मुझे फटाफट से। हाँ जी, पर इन द क्वेश्चन वाई एसेट वर परचेज अकाउंट पे चेक, तुम बताओ क्या फर्क पड़ेगा? ये हर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये लाइन हर क्वेश्चन में दी है, क्या फर्क पड़ेगा? याद करो एक्चुअल कॉस्ट वाला सेक्शन, जहां पे लिखा था 10,000 तक की एसेट अगर परचेज करोगे तो जैसे मर्जी कर लो। अगर 10,000 से ऊपर की एसेट परचेज करनी है तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन मोड से करनी पड़ेगी, तभी वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, नहीं तो वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगी। ठीक है ना, अब वो कॉस्ट का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी वो कैसे पता लगेगा? ऐसे ही पता लगेगा कि आपने एसेट एक्वायर कैसे की है। चलो पहला तो ट्रू है। सेकंड देखो, सेकंड सेकंड वो कह रहा है वेयर ए पर्सन फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैन एक्सपेंडिचर 25,000 हैज बीन अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस एंड इन ए लेटर ईयर इज रिस्पेक्ट ऑफ द साइड एक्सपेंडिचर असेसी मेक द पेमेंट 25,000 थ्रू ए क्रॉस चेक तो कैन बी प्रॉफिट। हाँ यस, बिल्कुल सही बात है। वो कहना चाह रहे हैं क्या इनकम बन जाएगी? बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सच्ची है। आपको मैंने पहले भी कहा था 10,000 से अगर ऊपर पेमेंट करनी है तो अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट से करना जी। अगर आपने पेमेंट कर दिया क्रॉस चेक, क्रॉस चेक कभी भी अकाउंट पे चेक नहीं होता, क्रॉस चेक कभी भी अकाउंट पे चेक नहीं होता, ये बात ध्यान दो। ठीक है ना, तो क्रॉस चेक अकाउंट पे चेक है नहीं है, तो ये डिडक्शन जो है वो डिस अलाउड वाली कैटेगरी में आएगा, बस ये बात ध्यान दो। अगले पर आओ। इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। याद करो क्या डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी है। आपको याद करो जब हमने डेप्रिसिएशन वाला सेक्शन सुदर्शन बैच में किया था तो वहां पर मैंने क्लियरली कहा था कि डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड, तो शैल बी अलाउड का मतलब होता है मैंडेटरी, तो ये आपका ट्रू है। अगले पर आओ। मेडिक्लेम पेड टू जीआईसी बाय मिस्टर लोमेश फॉर हिज एम्प्लॉई
बाय एन अकाउंट पे चेक, तो इस डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, हाँ बिल्कुल जी, ये भी डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस किया, याद करो सेक्शन 36 में उसकी वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ये बात ध्यान देना। आगे देखो 35 DDA, ये कौन सा है, वीआरएस वाला। तो 35 DDA जो वीआरएस वाला है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर वीआरएस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अलोन कैन बी डन। आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। याद करो 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर डिडक्शन मिलती है। जो वीआरएस वाले खर्चे होते हैं उसकी डिडक्शन जो मिलती है वो 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर डिडक्शन मिलती है। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, नालायक है, बिल्कुल ही झूठा कहीं का, फॉल्स है। अगले पॉइंट पर आओ, कह रहा है एन इंडिविजुअल एंगेज इन द ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट रिजीम अंडर कैन क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्या ये बात सच्ची है? जल्दी बोलो, क्या ये बात सच्ची है जी? क्या ये बात सच्ची है? जल्दी बोल दो। वेयर द इंक्रीज इन द वैल्यू सच प्लांट एज कंपेयर टू अप्रूव बेस ईयर इज मोर देन 10%। जल्दी बोलो, क्या ये बात सच्ची है जी? क्या ये बात सच्ची है? बिल्कुल नालायक है, ट्रेडिंग एक्टिविटी वाले एडिशनल क्लेम कर ही नहीं सकते, झूठा कहीं का। मैन्युफैक्चरिंग वाले क्लेम कर सकते हैं, ट्रेडिंग वाले क्लेम नहीं कर सकते। तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ये क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ट्रेडिंग वाले क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सच्ची स्टेटमेंट नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चन अब जाके ऑलमोस्ट हमने पीजीपी के क्वेश्चन किए। अब जो भी इसके अंदर 1-2 क्वेश्चंस बैलेंस बचे हैं, एक बार अभी बैठ के आधा घंटा इस पे और लगा देना, सारे के सारे क्वेश्चन पैक कर लेना। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर आप जाओ, वहां से डाउनलोड करो। जो बच्चे कुछ क्वेश्चन हैं एक बार सारे ट्राई कर लो। आई थिंक आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए, बट कर लेना एक बार सारे ट्राई, कम से कम एक सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने पीजीपी के सारे क्वेश्चन कर लिए। और कोई बड़ी बात नहीं, जब कल मैं तुम्हें मॉक टेस्ट दूंगा तो मॉक टेस्ट के अंदर इसमें से तुम्हें कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो फिर ये मत कहना कि ये क्वेश्चन देख क्यों दिया। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो कल का मॉक टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया होने वाला है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी सर, ट्रू फॉल्स आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं जी। सर प्लीज एक बार रेम्यूनरेशन का एक्सेस इंटरेस्ट वाला पॉइंट बता दो। भाई प्रिया एक बात मेरे को बताओ, अगर आपने, ध्यान सुनो मेरी बात को, अब अगर आपने नेट प्रॉफिट दे रखा है और नेट प्रॉफिट में आपने इंटरेस्ट माइनस कर रखा है 18%, अब डिडक्शन जो मिलती है वो 12% की मिलती है। अब मान लो 18% जो है 18,000 है, तो क्या करोगे? अगर ये 18,000 18% है तो 12% तक अलाउड है, तो 6% जो है वो हमें डिस अलाउड करना पड़ेगा। बस वो ये बात कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि 12% तक अलाउड है, 12% से ऊपर वाला होगा वो डिस अलाउड होगा। बस ये पर ध्यान। डन? क्या इसको लॉक कर दें? पक्का पक्का। चलो अब सारे के सारे बच्चे लाइक करके जाएंगे, कमेंट करके जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया। और फिर हम मिलेंगे 16 तारीख को, मैं लाइव आऊंगा जी। आपको 13, 14, 15, 13 और 14 को आपका मॉक टेस्ट है, आप मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, 15 तारीख को सैटरडे मतलब संडे आप अपना पूरा प्लान बना ले कि आपने कैसे रिवीजन करनी है। फिर हम मिलेंगे 16 तारीख को सेम टाइम पर, मैं लाइव मिलूंगा 16 तारीख को। कितने बजे? 11 से 3 बजे तक। ठीक है, तो 16 तारीख को मिल रहे हैं कितने बजे? 11 बजे हम 16 तारीख को लाइव मिल रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।